हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नवमीं के विज्ञान के अर्धवार्षिक पेपर देखेंगे। हमारे पास ये पेपर है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन है जल का क्वथनांक। जल का क्वथनांक कितना होता है? तो हम देखें कि जल कितने में उबलने लगता है। क्वथनांक का मतलब यहाँ होता है कि जल कितने डिग्री सेल्सियस में उबलने लगता है। तो जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो जल क्या हो जाता है, एकदम से बर्फ बन जाता है। और बी नंबर हमारे पास आता है तो 78 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, नॉर्मल द्रव रहता है। और इसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास क्या होता है कि जो जल होता है ये भी नॉर्मली पानी जैसे ही लिक्विड रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस में आप पानी को गर्म कर दीजिए तो ये उबलने लगता है। तो क्वथनांक का मतलब अभी जैसे मैंने बताया प्रारंभ में ही कि ये जल का मतलब होता है, क्वथनांक का मतलब होता है उबलना। तो पानी हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, उबलने लगता है। तो जल का क्वथनांक हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बाद दूसरा प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हमारे पास दिया है सर जे थॉमसन। तो न्यूट्रॉन की खोज सब जे हम यहाँ देखेंगे कि कौन किया था। तो जो जे थॉमसन है, इन्होंने किस की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जो हमारे पास कौन है, चैडविक है ना, इन्होंने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज किया था। और जो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने किसके किया था, गोल्डस्टीन और दरफोर्ड मिलकर इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। इसके बाद आता थर्ड नंबर, तो इसका दूसरे का आंसर हो जाएगा बी सी गोल्डस्टीन। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक की थी। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर था सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक ये हमारे पास होता है एसओ हमारे पास कोई ऐसा रासायनिक तत्व नहीं जिसका संकेत एसओ होता है। एसडी भी नहीं होगा। एन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों कैपिटल में हो ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा एन। ये ध्यान रखना है आपको कि पहला अक्षर कैपिटल होता है लेकिन दूसरा अक्षर क्या होता है, हमेशा स्मॉल में रहता है। तो दोनों कभी कैपिटल इसके जैसे कैपिटल नहीं हो सकते। अगर आप इसके जैसे आप कैपिटल लिखते हैं तो दोनों एलिमेंट के दोनों तत्व क्या है, ये अलग अलग है। सो एन भी अलग है और ए भी क्या है, अलग है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आता है जी का सर्वाधिक मान कहाँ होता था। जी का सर्वाधिक मान कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी ध्रुव में क्या होती है, इनकी जो त्रिज्या होती है दोनों क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए ध्रुव में क्या होता है, इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा और पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, ध्रुव का जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। इसके बाद हम और देखते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास दिया है, ये अगला नंबर है, दिया है अगला नंबर ऊर्जा का इकाई मात्रक। तो ऊर्जा का इकाई मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट। पहला नंबर ऑप्शन में दिया वाट तो होता नहीं क्योंकि वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। दूसरा नंबर अशक्ति भी नहीं होता क्योंकि अशक्ति हम बोलते हैं एक एचपी। एक एचपी क्या होता है, ये शक्ति का ही मात्रक होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। इसके बाद हम देखते हैं जूल किसका मात्रक है। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। दूसरा इसके बाद क्या दिया है, डी कर्क। अर्घ क्या होता है, अर्घ ये होता है लेकिन ये सीजीएस पद्धति में होता है। ध्यान रखना, इसमें एसआई मात्रक पूछा है। एसआई मात्रक में क्या हो जाएगा, जूल, लेकिन सीजीएस में क्या हो जाता है, अर्घ हो जाता है। इसके बाद क्या दिया हमारे पास, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि कार्य करने की दर क्या होती है, सख्त होती है। और किसी भी वस्तु में विस्थापन क्या कहलाता है, बल गुणे विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। उसमें ये अलग होती है। अब आ जाइए अगला नंबर, द्रव धातु का नाम बताइए। द्रव धातु यहाँ कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी है, पारा। ये सब किससे पाए जाते हैं, ये सब ठोस पाए जाते हैं। द्रव एक ऐसी धातु है जिसका कौन सी पाई जाती है, जो पारा है। इसके बाद अगला नंबर है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाती है, जैसे इसको पता चलता है कि हमारे आसपास मृत कोशिकाएं हैं तो क्या जाती है, फट जाती है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जो इसको क्या करता है, पाचन करने का काम करता है। इसके बाद अगला नंबर है कार का इकाई मात्रक। तो कार का इकाई मात्रक क्या होता है, जूल। कार का इकाई मात्रक क्या होता है, जूल। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु जिसके द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो हमने
एक होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्याएं समान होती हैं और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और समभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, समान होती हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। इसमें द्रव्यमान संख्या क्या दिया है, द्रव्यमान संख्या क्या दिया है हमारे पास, भिन्न भिन्न है। और परमाणु संख्या जो परमाणु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है इनके एक ही हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, समस्थानिक। ऐसे तत्व ये समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु हैं जिनके द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके बाद आता है हमारे पास धातु, ताप एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। क्या होती है, धातु एवं धातुएं, ताप एवं विद्युत की सुचालक क्या होती है, सुचालक, या हम चालक भी लिख सकते हैं, सुचालक या चालक। तो ये लिख सकते हैं आप। सुचालक का मतलब है कि इसमें से करंट या कोई भी ऊष्मा हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसके बाद जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो इसमें लिखा हुआ जीवन की मौलिक इकाई क्या है, कोशिका। किसी भी व्यक्ति के जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। अब एक आता प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये अभी इसके पहले था न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये इसमें प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन और नॉर्मली क्या कहा जाता है कि रदरफोर्ड ने भी दोनों मिलके क्या किया था, प्रोटॉन की खोज की थी। इसके बाद आता गति का नियम। गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो गति का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ये ध्यान रखना है कि गति का सर्वप्रथम नियम हमारे पास किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। अब देखो, एक वाष्पोत्सर्जन व गैसों का आदान प्रदान। पेड़ों में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन व गैसों का आदान प्रदान। जैसे हम देखते हैं कि पेड़ों में हम क्या करता है, पेड़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, लेता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, देता है। तो ये कहाँ से आती जाती हैं, तो एक पेड़ के जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, वहाँ से क्या करता है, ये ओपन और क्लोज का खुलने और बंद होने का काम करता है, और वहाँ से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और वाष्पो उत्सर्जन होता है। मतलब पानी जो ज़्यादा हो जाता है उसका क्या होता है, वाष्पो उत्सर्जन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या था, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। इसके बाद एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या बताता है, गाड़ी का ओडोमीटर देखते हैं कि आप गाड़ी के सामने जो गाड़ी का कांच होता है उसमें ओडोमीटर लगा रहता है। ये ओडोमीटर गाड़ी का क्या बताता है, दूरी बताता है कि आपकी गाड़ी कितनी दूरी गई है। या तो किसी भी मोटरसाइकिल या बस कार में जो दूरी बताने वाला जो मीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। अब एक होता है नारियल का छिलका, किस ऊतक में से बना होता है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि नारियल का छिलका किस ऊतक से बना होता है, तो ये किससे बना होता है। इसमें सबसे पहले एक चीज़ ये देखना है, नारियल का छिलका जो होता है बहुत मजबूत होता है, और ऐसे ऊतक जो क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं, तो कौन से वाले हैं, तो वह ऊतक जो नारियल का छिलके में पाया जाता है या मजबूती प्रदान करता है, ऐसे कह सकते हैं कि जो बीजों में पाया जाता है, तो उसका स्क्लेरन काइमा होता है। क्या होता है, स्क्लेरन काइमा। तो ध्यान रखना कि नारियल के छिलके में जो ऊतक पाया जाता है या किसी भी पौधे के पेड़ के बीजों में जो पाया जाता है ऊतक, उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरन काइमा कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि स्क्लेरन काइमा जो है नारियल के छिलके में पाया जाता है। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान हो उसका जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, वस्तु का जितना द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये क्या होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र। अब ये है सर जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी, सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑब्जेक्टिव में, देखते हैं ये हमारे पास पहला नंबर दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें देखते हैं और कहाँ दिए हमारे पास ऑप्शन, ये हम देखेंगे कि कुछ ऑप्शन, एक इसमें दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम और ऊर्ध्वपातन, दूसरा दिया इसमें क्या कहते हैं ये वाला। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। ये हमारे पास दिया है, तो इसमें हम क्या करना है, इसको जैसे हमारे पास दिया है ठोसों में गैसों को, ठोस का सीधे से गैस बन जाना। अगर कोई पदार्थ ठोस है और ठोस सीधे क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो हमने बताया कि ठोस से गैस अगर कोई पदार्थ बनता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जो ये पहले ये इस वाले पेज में दिया हुआ ये ऊर्ध्वपातन। तो इसका हो जाएगा, पहले का हो जाएगा बी नंबर आंसर। दूसरा नंबर क्या कहता है, कार्बन। कार्बन का संकेत क्या होता है, सी।
तो इस कार्बन का संकेत क्या होता है सी, तो इसका तीसरे नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद पहले मैं बताता हूँ गुरुत्वाकर्षण का नियम, पहले नंबर बता देता हूँ। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले क्या हो जाएगा तीसरा नंबर। इसके बाद आ गया दही से मक्खन बनना, दही से मक्खन बनना किस विधि से होता है, अपकेंद्रण विधि से होता है, तो इसका ये हो जाएगा अपकेंद्रण हो जाएगा। के बाद समुद्र जल से नमक निकालते हैं, तो समुद्र से जल से नमक क्या निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, वाष्पन के द्वारा। आप जानते हैं कि पानी क्या किया जाता है, एक किसी भी मेड़ या बांध बनाकर उसको भर लिया जाता है और धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है और नमक कहाँ, उस ज़मीन में तली में बैठ जाता है। डाई से रंगों का पृथक्करण करना, डाई से जो रंग पृथक्करण करते हैं उसको कौन सी विधि कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। फिर इसके बाद क्या कहता है, जल का सूत्र बताइए, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो ये हम इससे मिला सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ऋण आवेशित। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर सबसे पहले हमारे पास 2 प्रश्न दिए हैं, उन दोनों को हम समझते हैं। क्या दिया हमारे पास, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा दिया गलनांक को परिभाषित कीजिए। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आइए देखते हैं, वाष्पीकरण से क्या समझते हैं और गलनांक से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बुक लेते हैं और बुक में आपको हम बताते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है और गलनांक क्या होता है। सबसे पहले हम गलनांक देखते हैं कि गलनांक होता क्या है। देखिए इसकी परिभाषा लिखी है कि वह न्यूनतम तापमान जिसमें ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। क्या हो जाता है, ठोस पिघलकर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, क्या कहलाता है, गलनांक। अब आप ऐसे समझिए कि कोई भी ठोस पदार्थ है, या प्लास्टिक हो या लोहा, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो जो ठोस है, वो ठोस से क्या बन जाए, द्रव बन जाए, तो वह उस तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक, या उसका गलनांक पॉइंट कहते हैं। ठीक, तो कोई भी जब ठोस किस में बदल जाता है, द्रव्य में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी परिभाषा बहुत छोटी है, इसको आप देखिए और लिख लीजिए और ये ध्यान रखिए आप कि कोई भी ठोस जब द्रव्य में बदल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न था, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो वाष्पीकरण, आइए देखते हैं वाष्पीकरण किसे कहते हैं। तो दूसरा नंबर वाष्पीकरण क्या है हमारे पास, वाष्पीकरण जब कोई भी द्रव्य क्वथनांक से कम तापमान पर, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। द्रव्य किसके रूप में परिवर्तित होता है, वाष्प के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। मान लो कोई पदार्थ हमारे पास पानी है, या आप ऐसे मानिए कि जब पानी से जब भाप निकलने लगता है, तो ये मान जाइए कि आप वो क्या किस में परिवर्तित हो रहा है, वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि क्वथनांक से कम का तापमान पर द्रव्य के वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। इसके बाद देखते हैं, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, और दूसरा नंबर है मिश्रण और यौगिक में कोई अंतर लिखिए। पदार्थ से आप क्या समझते हैं और मिश्रण और यौगिक में अंतर, तो ये दोनों प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है। तो मिश्रण और यौगिक में अंतर के लिए ये हमारे पास दिया है, मिश्रण और यौगिक में अंतर, ये हमारे पास दिया है कि मिश्रण क्या है और यौगिक क्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। ये कह रहा है कि कोई भी ये तत्व या यौगिक जब किसके लिए, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलता है, उससे कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे आप कोई भी पदार्थ दो मिला लीजिए, जैसे आप मिला लीजिए नमक पानी मिला लीजिए, ये मिश्रण बनते हैं लेकिन इससे कोई नया पदार्थ बनता नहीं है। ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। यौगिक क्या होता है, जब दो तत्व आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, जो तत्व आपस में क्या करते हैं, क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यौगिक। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, H2O, पानी का सूत्र का निर्माण करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। इसी प्रकार से मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय, और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी रहता है। हमारे पास 2 अंतर दिया था लिखने के लिए, तो इन दोनों को लिख सकते हैं कि मिश्रण का संगठन कैसे होता है, परिवर्तनीय, मतलब बदलता रहता है, हर एक समय क्या होता है, बदलता रहता है। लेकिन जो इसका होता है, यौगिक का संगठन होता है, सदैव स्थायी होता है। एक बार जैसे पानी बन गया तो पानी क्या होगा, पानी ही रहेगा, दूसरा बदल नहीं सकता। तो ये क्या कह सकते हैं हम, सदैव क्या होता है, स्थायी होता है। इसके बाद हमारे पास एक पदार्थ है, पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या है पदार्थ। पदार्थ वह किसी भी चीज़ का वह शुद्धतम रूप है जिसको हम भौतिक विधि द्वारा एक दूसरे रूप में
चेंज नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ये हम कह सकते हैं कि जिसको हम भौतिक विधियों द्वारा दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं विलयन की सांद्रता बताने वाली दो विधियों का नाम लिखिए। विलयन की सांद्रता बताने वाली दो विधियों का नाम। सबसे पहले हम देखते हैं कि विलयन की सांद्रता बनाने वाली दो विधियों के नाम। तो हमारे पास ये दो विधि को हम देखते हैं। ये पहली विधि है कि द्रव्यमान से हम द्रव्यमान में किसी भी विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो, पहली विधि है। दूसरी विधि है द्रव्यमान किसी विलयन में आयतन प्रतिशत ज्ञात करना हो। तो इन दोनों की विधियों से हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालो कि विलेय का पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। और अगर आयतन प्रतिशत निकालना तो क्या लिख सकते हैं हम, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन पदार्थ का आयतन। इसमें क्या होता है थोड़ा समझते हैं। विलेय और विलयन, कोई भी विलयन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, एक उसमें विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलेय वो होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और विलायक वो होता है जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये सूत्र हैं, ये दो विधियाँ हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पास अगला प्रश्न ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध होती हैं। हमारे पास बर्फ दिया है, दूध दिया है, लोहा दिया है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है। इसमें बताना कौन कौन सी वस्तुएं क्या है, शुद्ध हैं और कौन सी वस्तुएं शुद्ध नहीं हैं। तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो ये हम कह सकते हैं, आइए बर्फ एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, पानी, क्योंकि ये कोई यौगिक है और ये यौगिक क्या होता है, हमेशा शुद्ध होते हैं। दूसरा नंबर दूध दिया है, दूध एक अशुद्ध पदार्थ है क्योंकि इसमें बहुत सारी संगतियाँ मिली होती हैं। इसके बाद लोहा एक शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो इसमें कौन कौन सी शुद्ध पदार्थ हैं, बर्फ, लोहा और हाइड्रोक्लोरिक, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के, ये हमेशा सालाना में भी आता है। इसको देखते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक हमारे पास 3 पाए जाते हैं। पहला नंबर क्या दिया है, प्रोटियम, दूसरा नंबर ड्यूटेरियम और तीसरा नंबर क्या है, टाइटेनियम। ये हमारे पास हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। समस्थानिक का मतलब ये है कि इनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, एक सबके एक जैसे होते हैं, ठीक। और लेकिन इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे हमारे पास पहला नंबर प्लूटोनियम दिया है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन द्रव्यमान इसका 1 है। ड्यूटेरियम, इसका परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन द्रव्यमान क्या 2 है। टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम में परमाणु क्रमांक 1 है लेकिन इसका द्रव्यमान कितना है, 3 है। तो इनके प्रत्येक परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनके द्रव्यमान क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो हम ये हमारे पास हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो इसके हम नाम लिख सकते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। इसके बाद हमारे पास प्रश्न क्या दिया है, कैथोड किरणों के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो कैथोड किरणें के 2 प्रमुख गुण, अब देखिए कैथोड किरणें का पहला नंबर गुण है ये है कि कैथोड किरणें क्या होती हैं कि ये प्रकाश में से क्या होती हैं, प्रकाश की तुलना में क्या होती है, थोड़ा सा धीमी गति करती है। इनकी जो गति होती है प्रकाश की तुलना में क्या होती है, धीमी होती है। तो कैथोड किरणों का हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की गति से इनकी गति क्या होती है, धीमी होती है। दूसरा नंबर है कि ये जो पतली धातु की प्लेटों से गुजरने की इनकी क्या क्षमता होती है। अगर कोई पतली धातु है, सोने या किसी की पतली धातु हो, तो उससे गुजरने की क्या होती है, क्षमता होती है, मतलब इस पार से उस पार ये जा सकती है। तो पहला नंबर है कि इसकी गति जो होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, धीमी होती है। दूसरा नंबर है कि कोई भी धातु की पतली परत हो, ये बड़े आराम से इस पार से उस पार जा सकती है। इसके बाद आता है समस्थानिक की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए। तो समस्थानिक हमने जैसे बताया, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिसके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, किंतु इनके क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे हमने उदाहरण भी बताया था इसके पहले कि समस्थानिक के उदाहरण कौन कौन से, हाइड्रोजन है के 3 उदाहरण दिए थे हमने। कौन कौन से दिया था, पहला नंबर हमने दिया था प्रोटियम, दूसरा था हमारे पास टाइटेनियम और तीसरा नंबर हमारे पास था ड्यूटेरियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम, ये हमारे पास 3 उदाहरण थे। तो हम 3 उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद आता है समभारिक, और इसके भी हमको क्या देना, उदाहरण देना। समभारिक का मतलब होता है जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो।
जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे हम क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संभारिक। संभारिक के उदाहरण है, संभारिक को हम देख सकते हैं कि इसके वजह से नॉर्मली उदाहरण क्या होता है कि जैसे हमारे पास हम ये ले सकते हैं पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन। इनके हम कह सकते हैं कि इनकी जो द्रव्यमान संख्या होती है लगभग अप्रॉक्सिमेटली क्या होती है, समान होती है, और इनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास ऊतक। तो ऊतक क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक में क्या होता है, सभी कोशिकाएं क्या होती है, एक ही समान होती हैं। एक ही प्रकार या एक ही सामान से बने, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बने समूह को हम क्या कह सकते हैं, ऊतक कह सकते हैं। इसके बाद रंग, रंध्र या इसी को बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोल सकते हैं, स्टोमेटा या रंध्र। तो रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है, तो इसको, ये पत्ती होती है, पत्ती में एपिडर्मिस होता है, सबसे ऊपरी भाग एपिडर्मिस होता है, उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अगर आपसे आता है कि स्टोमेटा किसे कहते हैं, तो पत्ती होती है, पत्तियों में एपिडर्मिस पाए जाते हैं, जिसमें हमें छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, छिद्र दिखाई देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। या क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, रंध्र। क्या कहते हैं, रंध्र। आप यहाँ लिख सकते हैं रंध्र। ये ध्यान रखना है आप, ये जो पत्तियाँ होती है उसमें एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसे हम रंध्र या क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, रेखी पेशिक का नामांकित चित्र बनाइए और अरेखित पेशिक का नामांकित चित्र बनाइए। दोस्तों हमारे पास रेखी पेशिक और अरेखित पेशिक है, इनको हम नामांकित चित्र बनाएंगे। ये हमारे पास ये दिया है, रेखित पेशिक दिया है, ये रेखित पेशिक का चित्र है, इसको रेखित पेशी बोलते हैं। और ये वाला चित्र जो है हमारे पास किसका है, अरेखित पेशी का है। तो ये रेखित पेशी है और ये अरेखित पेशी है, तो इसको हम कह सकते हैं रेखित पेशी, और इसको हम क्या कह सकते हैं, अरेखित पेशी। तो ये दोनों उदाहरण हो गए रेखित पेशी का और अरेखित पेशी का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, त्वरण की परिभाषा लिखिए। तो त्वरण क्या होता है, एक तो सिंपल सी परिभाषा है कि इसका वेग में परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अगर तो आपके वेग में परिवर्तन हो रहा तो ऐसी राशि को हम क्या कहते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर मतलब कितनी बार हो रहा उसको हम क्या कहेंगे, त्वरण कह सकते हैं। अब इसका जो मात्रक होता है, मात्रक हम निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन ये हमारे पास होता है वेग मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा होता है वेग। और इसको हम लिख सकते हैं ये वेग परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सेकंड, तो ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हमारे पास है मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। तो इसका फार्मूला हो जाता है मीटर प्रति सेकंड की पावर -2। ये त्वरण का क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सदिश राशि को परिभाषित कीजिए। तो वे राशियाँ जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियाँ जिनको परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि का उदाहरण सबसे अच्छा वेग है, जैसे वेग है, त्वरण है, संवेग है, ये सब एक क्या कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि वे राशियाँ जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं, आइए देखते हैं जड़त्व किसे कहते हैं। तो हमारे पास जड़त्व सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई भी वस्तु प्रत्येक वस्तु अपनी गति का क्या करती है, गति अवस्था का परिवर्तन का विरोध करती है। पर विरोध का मतलब अगर वो वस्तु चल रही है तो रुकने का प्रयास करती है, और अगर रुकी है तो वो किसका प्रयास करती है, चलने का प्रयास करती है, चाहे वह विरामावस्था में हो या कौन सी अवस्था में, गतिशील अवस्था में हो। मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है, और वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अब ध्यान रखना है कि वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है, जड़त्व, जो मूल अवस्था में बनाए रखना चाहता है। मतलब अगर वो चल रही है तो चल ही रही है, अगर रुकी हुई तो रुकी हुई है। इस अवस्था को बनाए रखने के लिए जो वह वस्तु का गुण है वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम लिखिए। तो न्यूटन की गति का हमको कौन सा नियम बताना है, तृतीय नियम बताना है। तो आइए देखते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है। आइए हम देखते हैं न्यूटन की गति का
तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम ये कहता है कि कोई भी ये गति के तृतीय नियम के इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके लिए समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कोई भी, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी क्रिया बल का क्या होता है? एक प्रतिक्रिया बल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई भी क्रिया बल है उसका एक कोई ना कोई ज़रूर प्रतिक्रिया होगी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल कहते हैं। या तो बुक का लिख सकते हो कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके सामने किंतु विपरीत दिशा में हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसकी क्या होती है? दिशा में प्रतिक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो ये हमारा न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है? संतुलित बल किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है कि संतुलित बल से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित बल देखते हैं, हमारे पास संतुलित बल क्या है। आइए देखते हैं संतुलित बल। संतुलित बल का एक परिभाषा ये कह सकते हैं कि दो बलों का योग क्या हो? जब शून्य हो, जब दोनों तरफ के बल क्या मान क्या हो? शून्य हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। दोनों तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों तरह से लगने वाला बल क्या हो? मान बराबर हो, जिसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। ठीक, इसके बाद घर्षण के कोई दो लाभ लिखिए। तो घर्षण के दो लाभ, घर्षण के सबसे पहला यही लाभ है कि गाड़ी का जो गाड़ी रुकती है घर्षण के कारण रुकती है। दूसरा है कि आदमी ज़मीन पर चल पाता, किसी कारण चल पाता? घर्षण। अगर घर्षण नहीं हो तो आदमी ज़मीन पर नहीं चल सकता। तो ये पहला लाभ है कि गाड़ी का रुकने का काम या ब्रेक लगने का काम क्या है? घर्षण है। दूसरा है जो आदमी पैदल चल पाता है या किसी प्रकार से चल पाता है, वो घर्षण के कारण चल पाता है। उसके बाद आता है न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइए देखते हैं न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं। इसका नियम ये है कि हमारे पास इसका नियम कहता है कि विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंडों को एक बल से आकर्षित करता है तथा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विकर्मानुपाती होता है। यह दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा एक दिशा में लगता है। हम कह सकते हैं कि विश्व का प्रत्येक पिंड, ये हमारे पास दो पिंड है, ये हमारे पास ए और बी दो पिंड है। ये क्या करते हैं? एक बल आकर्षित करता है। ये पिंड इस पिंड को क्या करता है? एक दूसरे से क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जो दोनों द्रव्यमान इसका मान लो द्रव्यमान क्या है? m1 और इसको मान लीजिए m2। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती में जो बल लगेगा वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी क्या दी है हमारे पास? d। इस बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण से आप समझते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? आइए हम आपको दिखाते हैं। अब इसकी हम परिभाषा समझते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, मान लो कोई भी वस्तु है, जब ऊपर से कहाँ गिरती है? पृथ्वी की ओर गिरती है, तो एक त्वरण कार्य करता है और त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इस पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। आपको ध्यान रखना है, इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया है। प्रणोद किसे क्या है? इसका मात्रक लिखिए। तो आइए देखते हैं प्रणोद क्या है और इसका मात्रक क्या है। प्रणोद क्या है और इसका मात्रक, आइए देखते हैं प्रणोद किसे कहते हैं। तो प्रणोद क्या होता है? किसी भी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को, किसी भी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। तो कोई वस्तु है, उसकी सतह पर अगर लंबवत बल लग रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। तो ये आपको उम्मीद करते हैं कि प्रणोद बन जाएगा। किसी भी वस्तु की सतह के लंबवत, मान लो ये वस्तु है हमारे पास, ये क्या है? वस्तु है, इसके कोई लंबवत हम कोई क्या लगाएं? बल लगाएं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं?
अगला प्रश्न हमारे पास, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो उत्प्लावकता से आप ये, यदि किसी वस्तु या द्रव्य पर हम जब कोई भी बल लगाते हैं तो वो द्रव्य क्या करता है, उस वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने का काम करता है। यह तो किताब में हम दिखाई देते हैं, आपको कहाँ दिया है। तो उस बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावकता कहते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है कि जब किसी भी बोतल द्वारा पानी, किसी भी बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है। किसी भी, जब हमने बताया कि किसी भी बोतल या किसी को हम जब पानी में दबाते हैं तो उसमें एक बल काम करता है, वो बाहर जो ऊपर की ओर फेंकने का काम करता है, उस बल को हम क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, तो देखते हैं हमारे पास क्या है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर, तो पहला अंतर यही है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो 3 उसके अंतर मेनली अंतर पाए जाते हैं कि जो पादप कोशिका में, पहला नंबर लिख लोगे पादप कोशिका में प्लास्टिड होता है, इसमें प्लास्टिड नहीं होता, या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में हरित लवक पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। दूसरा नंबर है कि इसमें पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक और ध्यान रखना है कि पादप कोशिका में जो तारक काय होता है नहीं पाया जाता, लेकिन जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। ये 3 अंतर है हमारे पास। पहला अंतर क्या था हमने क्या लिखा? पहला अंतर है कि इसमें हरित लवक पाया जाता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरा, इसमें तारक काय नहीं पाया जाता, इसमें तारक काय पाया जाता है। पादप कोशिका का नामांकित चित्र है, तो पादप कोशिका का नामांकित चित्र के लिए आप ये वाला चित्र बना सकते हैं। ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र है, इसको आप बना सकते हैं। ये क्या है? पादप कोशिका का नामांकित चित्र है। ये चित्र आप वीडियो को पॉज करिए और देखिए, और इसको बड़े आराम से आप पादप कोशिका का नामांकित चित्र बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया है अगला प्रश्न है, कार्य ऊर्जा की मात्रा लिखिए। कार्य एवं ऊर्जा की परिभाषा एवं मात्रा लिख लिए। तो कार्य पहले तो हम देख लेते ऊर्जा क्या है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा, और इसका मात्रक क्या होता है? जूल। दूसरा नंबर क्या दिया? कार्य क्या होता है? किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाता है और उसी दिशा में वस्तु क्या हो जाता है? विस्थापन होता है। यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसी दिशा में उस वस्तु का क्या होता है? विस्थापन होता है, तो वस्तु पर लगाया गया बल और उस विस्थापन के गुणनफल किसके? कार्य के बराबर होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? कार्य का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके बाद हमारे पास अथवा में क्या दिया? गतिज ऊर्जा को परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। गतिज ऊर्जा सूत्र में लिखे देता हूँ। सूत्र इसका होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु के गति करने के कारण, अगर वस्तु गति करने के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई वस्तु गति करती है, उसमें अगर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद तंत्रिका ऊतक का हमारे पास नामांकित चित्र बनाना है, और किन्हीं 3 कोशिका अंगों के नाम एवं कार्य लिखिए। कोई भी 3 कोशिका, सबसे पहले हम ये वाला देख रहे थे, कोशिका अंगों के 3 नाम एवं कार्य। कोशिका अंग के 3 नाम पहला दिया है हमारे पास क्या है? राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को पाचन करने का काम करता है। तीसरा हमने क्या लिख दिया? गाल्जी उपकरण क्या करता है? ये पैकेट बनाने का काम करता है या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके बाद तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका ऊतक का नामांकित चित्र हमारे पास है। ये तंत्रिका ऊतक, या इसी को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ये तंत्रिका ऊतक का हमारे पास ये नामांकित चित्र है, तो इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दिया है डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत लिखिए, और इसके बाद दिया निम्नलिखित में सूत्र लिखिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl। क्या होता है? MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का होता है CaCl2। कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। एल्युमिनियम क्लोराइड का होता है AlCl3। ये एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो हमारे पास ये सूत्र थे। अब डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है। डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत आइए हम देखते हैं।
ये हमारे पास डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत है। पहला नंबर है कि जो द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु अविभाज्य कण। इसने कहा था कि जो परमाणु है अविभाज्य कण है, इसको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते, जो कि बाद में गलत भी हो गया है। दिए गए तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये हमारे पास 3-4 ठो ये रासायनिक गुणधर्म दिए हुए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी हम कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, चाल और वेग में अंतर लिखिए। तो चाल और वेग में अंतर, एक तो इनका ये मात्रक, दूसरा चाल कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। दूसरा चाल का मात्रक क्या होता है, इसका दोनों का मात्रक क्या होता है, सेम होता है। चाल का मान हमेशा धनात्मक रहता है, लेकिन वेग का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य भी हो सकता है। इस तरह से दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। दूरी और विस्थापन, ये दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, विस्थापन का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी भी वस्तु के दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इसके बाद हमने हमारे पास फिर से दिया है कि निम्नलिखित का सूत्र, तत्वों का क्या लिखिए, सूत्र लिखिए। ये विद्यमान यौगिक तत्वों के नाम लिखिए। निम्नलिखित में से यौगिक में विद्यमान तत्वों के वो क्या लिखना है, नाम लिखना है। या इसमें कहने का मतलब ये कि इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसने क्या क्या लिख दिया है, नाम लिखना है। तो बुझा हुआ चूना, बेकिंग पाउडर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट। तो इनमें क्या करना है हमको, यौगिकों को विद्यमान तत्वों के नाम। तो बुझा हुआ चूनों का हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। और इसके बाद हमारे पास दिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr। इसके बाद हमारे पास दिया पोटेशियम सल्फेट, तो K2SO4। इसके बाद आता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है हमारे पास, तो बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको फिर से हम कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और बेकिंग पाउडर का होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके बाद आता है निम्नलिखित में इनका सूत्र लिखना। तो हमारे पास क्या दिया है, इसका सूत्र है, तो अमोनिया का क्या हो जाता है, NH3। क्या होता है, NH3। हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड दिया तो CaCO। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है मैग्नीशियम सल्फाइड, Mg। क्या होता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड का, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र हमारे पास MgS। ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपके कक्षा 9वीं का छमाही का पेपर था, और इसको आप देखिए और इसको बताए हुए क्वेश्चन को आप लगा करके जाइए, और उम्मीद करते हैं कि आपके पेपर में इसी प्रकार का प्रश्न आएंगे और आपको इस पेपर से कुछ न कुछ हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।